दोस्तों आपका फिर से हार्दिक स्वागत है आज के सेक्शन में। आज हम लोग बात करेंगे प्रोबेबिलिटी के रिगार्डिंग। प्रोबेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो 10वीं 11वीं 12वीं और उससे ऊपर की क्लासेस में पढ़ रहे हैं, और उन सभी के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो हमारे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। उन सभी बच्चों के लिए प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, हम आज कोशिश करेंगे प्रोबेबिलिटी का बेसिक आपको समझाने की। अगर आपको बेसिक आता है किसी भी चैप्टर का तो वो चैप्टर आपको बहुत आसान होता है। इसीलिए सारा काम जो है वो बेसिक पे है। जिस मकान की नींव स्ट्रॉन्ग होती है वही मकान स्ट्रॉन्ग बनता है। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि जो बेसिक है इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, और हम कोशिश करेंगे आपको हर पहलू छू करके आपको बताने की कि प्रोबेबिलिटी आखिर क्या होती है, कैसी होती है और ये कैसे काम करती है। एक्चुअल प्रोबेबिलिटी क्या है उसके बारे में बात करने चले। ध्यान से देखिएगा, आज हमें जो प्रोबेबिलिटी पढ़नी है, जो चैप्टर पढ़ना है वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता। देखिए ये तो हो गया नाम। अब ये तो नाम मैथमेटिक्स में दे रखा है प्रोबेबिलिटी। अगर हम लोग इसको सिंपल भाषा में बोले तो किसी काम के होने की संभावना को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, किसी काम होने की कितने % चांस है उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के लिए हमको तीन जो टर्म्स हैं, जो तीन टर्म्स जो हमें ध्यान रखनी है, वो तीन टर्म्स कौन कौन सी है। जो पहली टर्म है, पहली टर्म होती है बच्चे रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो दूसरी टर्म होती है बच्चों वो होती है सैंपल स्पेस। और प्यारे बच्चों जो तीसरी टर्म हमें आज सीखनी है वो है सैंपल पॉइंट। अगर आपको ये तीनों चीजों का पता है तो आप प्रोबेबिलिटी में बहुत अच्छा कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या चीज होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। देखिए ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट बोलिए, उसको इवेंट बोलिए, वो एक ही चीज होती है, या आप उसको हिंदी में घटना भी बोल सकते हैं। तो अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट की बात करें तो किस एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा जाता है उसके बारे में बात करते हैं। पहले बच्चों, ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके आपको टोटल नंबर्स ऑफ केसेस तो पता है मगर क्या आएगा वो नहीं पता। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि प्यारे बच्चों आपने एक कॉइन टॉस किया। अब कॉइन में कितना होता है, एक हेड होता है, एक टेल होता है। एक हेड होता है, एक टेल होता है। प्यारे बच्चों, जब मैंने अपने कॉइन को टॉस किया तो हेड हो सकता है, टेल हो सकता है। हमें ये तो पता है कि हेड भी हो सकता है और टेल भी हो सकता है, मगर एक्सपेरिमेंट के बाद आउटपुट क्या आएगी, यानी कि हेड आएगा या टेल आ गया, ये आप कैसे कह सकते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि हेड आएगा, या आप ये कह सकते हैं कि टेल आएगा? कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि दोनों की बराबर की संभावना है। हम नहीं कह सकते कि हेड आएगा या टेल आएगा। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट को हम लोग बोलते हैं क्या, रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक और एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं भाई ये रैंडम एक्सपेरिमेंट होता क्या है। देखिए आपके पास है एक अनबाज्ड डाई है, एक डाई है, डाई यानी कि हम जो लूडो में गिटा खेलते हैं ना, लूडो खेलते हैं उसमें, तो उसके अंदर बच्चे 6 फेस होते हैं। 1 2 3 4 5 6 बच्चे, ये 6 फेसेस होते हैं, 6 नंबर्स होते हैं जो उसके ईच फेस के ऊपर लिखा होता है। अब हमें ये तो पता है, देखिए मैंने क्या किया, एक डाइस को थ्रो किया, मुझे पता है कि इनमें से कोई ना कोई एक तो बने आएगा ही आएगा, बट क्या आएगा? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? नहीं कह सकते। हो सकता है एक आ जाए, हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो सकता है, मगर होगा इनमें से। यानी कि जो टोटल चांसेस हैं वो तो हमें पता है, मगर जो आएगा क्या इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो बच्चे इस तरह के सभी एक्सपेरिमेंट्स को हम लोग नाम देते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। और एक्सपेरिमेंट मतलब घटना। आप क्या कर रहे हैं, वो एक इवेंट ही तो है। आपने डाइस फेंका, इवेंट है। आपने कॉइन उछाला, वो भी क्या है, एक इवेंट है। इन्हीं इवेंट्स को आप इवेंट भी बोल सकते हैं और एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें हमें टोटल पॉसिबिलिटीज तो पता है मगर आउटपुट क्या आएगी ये नहीं पता। आप उसको आउटपुट बोल सकते हैं, आउटकम्स बोल सकते हैं, वो एक ही चीज होती है। ठीक है, ये हो गया। देखिए मैं
इसी की मदद से बता देता हूँ भाई रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, वो तो आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद। अब हम बात करेंगे जो सैंपल स्पेस है ना, ये सैंपल स्पेस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी किसके अराउंड घूमती है, सैंपल स्पेस के, हमें पता होना चाहिए। अगर हमें यही नहीं पता कि सैंपल स्पेस कितने हैं, सैंपल स्पेस में एलिमेंट कितने हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते प्रोबेबिलिटी के अंदर। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले बच्चों देखिए सैंपल स्पेस क्या होता है। वन, हमने एक डाइस फैक्ट थ्रो की, उसके चांसेस 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर्स में से कुछ भी हो सकता है। ये टोटल पॉसिबल है। हम नहीं कहते कि इसमें से 4 आ रहा है, हम नहीं कहते कि 5 आ रहा है, हम नहीं कहते 6 आ रहा है, बट हमें ये जरूर पता है कि 1 2 3 4 5 6 में से कोई ना कोई एक आ रहा है। तो जो टोटल चांसेस होते हैं बच्चे, इनका अगर मैं एक सेट बना लेता हूं कुछ इस तरीके से, एक सेट बना लिया, ये सेट होगा सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस के लिए हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलते हैं कि सैंपल स्पेस जो होता है ये एक सेट होता है जिसमें हमारे एक्सपेरिमेंट के सारी पॉसिबिलिटीज आएंगी। समझ गए? जैसे कि अगर हम लोग कॉइन की बात करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या रहेगा, हेड और टेल। देखिए क्या आ सकता है, हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों में से एक आएगा। हम तो नहीं कह सकते टेल आएगा, हम ये भी नहीं कह सकते कि हेड आएगा, मगर दोनों में से एक आएगा। अब दोनों में से एक आएगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। हमें जो आउटपुट है वो नहीं पता, बट हमें ये पता है कि टोटल चांसेस कितने हैं, और उन्हीं चांसेस का अगर मैं सेट बना देता तो वो बन जाता है सैंपल स्पेस। बच्चे इस सैंपल स्पेस के हर एक पॉइंट को बोलते हैं सैंपल पॉइंट। समझ में आ गया? हर एक पॉइंट को सैंपल पॉइंट बोलेंगे, यानी कि ये H क्या है, सैंपल पॉइंट है, ये T क्या है, सैंपल पॉइंट है, 1 B2 B3 B4 B5 B6 ये सभी क्या है, सैंपल पॉइंट। बच्चे ये तीन टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आंख नाक और कान तीनों खोल करके ध्यान से देखिएगा इन तीन टर्म्स को। ये तीन टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इग्नोर नहीं मारना। ये बेसिक है, ये समझ में आएगा तो आगे पूरा चैप्टर समझ में आएगा, ये नहीं समझ में आएगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। रैंडम एक्सपेरिमेंट, टोटल पॉसिबिलिटीज पता है, मगर आउटपुट क्या आएगी, आउटकम क्या आएगी, हमें नहीं पता। उन्हीं टोटल पॉसिबिलिटीज का सेट बना लूंगा, सैंपल स्पेस बन जाएगा, और सैंपल स्पेस के हर एक पॉइंट को क्या बोलते हैं, सैंपल पॉइंट बोलते हैं। ये हमें पता होना चाहिए। पहले बच्चों कुछ और टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। वैसे तो आपको ये सभी टर्म्स जो मैं करवा रहा हूं ये तकरीबन 10th से ही करा दी जाती है प्रोबेबिलिटी के अंदर में, और जो मैं दूसरी टर्म्स जो मैं अब लिखूंगा ये भी आपको पहले करवा दीजिए। मैं मान रहा हूं कि आपको कुछ नहीं पता और मैं आपको बिल्कुल जीरो से उठाने की कोशिश करूंगा। अब जो हम लोग बात करेंगे जिसके बारे में, अच्छा एक चीज और मैं बता देता हूं आपको, वो क्या होता है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। बच्चे किसी भी काम के होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी, किसी भी काम के होने की संभावना क्या होती है, सबसे बड़ी संभावना 1। प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती। समझ गए? प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 1 और हमेशा 0 से बड़ी होती है, यानी कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है। 0 हो सकता है मगर 0 से छोटा नहीं हो सकता, 1 हो सकता है मगर 1 से बड़ा नहीं हो सकता। किसी भी काम के होने की जो संभावना है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो या तो 1 होगी या 1 से छोटी होगी, 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सभी बातें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग जो आगे इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करने जा रहे हैं वो सभी हैं क्या चीज, एक तो परम्यूटेशन, आपको परम्यूटेशन पता होना चाहिए, एक कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए, एक आपको यूनियन पता होना चाहिए, एक आपको इंटरसेक्शन पता होना चाहिए। बारी बारी से इन सभी टर्म्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पहले बच्चों मेरा मुद्दा से मेरा जो है उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको छोटी छोटी बात बताई जाए जो प्रोबेबिलिटी में यूज हो सकती है। उसमें से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स में से एक है वो है परम्यूटेशन। क्या है? परम्यूटेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन जो है प्रोबेबिलिटी में कहां से आ गया, आपको ये क्वेश्चन जो है आपके मन में आ रहा होगा।
पहले बच्चों, जब हम लोग प्रोबेबिलिटी में परम्यूटेशन का इस्तेमाल करते हैं तो प्रोबेबिलिटी बहुत आसान हो जाती है। इसी वजह से जिसका यूज है वो तो मैं आगे क्वेश्चन में समझाऊंगा। अभी हम लोग आपको सिर्फ इतना इस वक्त हम लोग आपको परम्यूटेशन सिखाते हैं और कॉम्बिनेशन सिखाते हैं, सिर्फ बेसिक डेफिनेशन, ताकि आगे जब हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसको तो आपका काम बहुत आसान हो सके। तो हमें परम्यूटेशन पता होना चाहिए बच्चे, और दूसरा कॉम्बिनेशन भी पता होना चाहिए। भाई ये दोनों वर्ड्स जो है हमने आज तक इकट्ठे पढ़े हैं, मगर इनका मीनिंग क्या है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए बच्चे, क्या है कि मान लीजिए हमारे पास 10 लोग हैं, ठीक है। हमारे पास कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। हमारे पास 10 लोग हैं और हमें 4 सदस्यों की एक क्या बनानी है? 4 सदस्यों की हमें एक टीम बनानी है। या मान लीजिए कि हमें 3 सदस्यों की टीम बनानी है। तो हमें क्या करना है? इस 10 लोगों में से 3 सदस्यों की टीम को हमें बनाना है, तो हमें सिलेक्शन करना पड़ेगा। अब इन 10 लोगों में से सिलेक्शन हो रहा है, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं पर्टिकुलर, सिलेक्शन, आप उस वर्ड पे जाइएगा। इन 10 लोगों में से अभी हो रही है सिलेक्शन, तो इन 10 लोगों में से हो रही है क्या चीज? सिलेक्शन, ठीक है। तो आप अभी हो रही है सिलेक्शन, तो जो सिलेक्शन, जब कुछ लोगों में से कुछ लोगों का सिलेक्शन होता है तो परम्यूटेशन कहलाता है, समझ गए? यानी कि जैसे 10 लोग थे, 10 में से 3 का सिलेक्शन हो रहा है, आप तो सिलेक्शन कर रहे हो ना, तो सिलेक्शन जो होता है वो परम्यूटेशन होता है। तो मान लीजिए कि वो सिलेक्टेड पर्सन है 4, 5, 6, मान लीजिए 4, 5, 6, इनमें से देखो 4, 5, 6 सिलेक्ट हो गए। तो जिस प्रोसेस के तहत इन 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ है उसे ही क्या बोलते हैं? परम्यूटेशन बोलते हैं, समझ गए? परम्यूटेशन का मतलब सिलेक्शन हो रहा है। अब हम क्या करेंगे? जब हमने 10 लोगों में से 3 को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इन 3 की हमें कॉम्बिनेशंस बनानी है। मान लीजिए कैसे? कुछ इस तरीके से। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है इनकी कॉम्बिनेशन? पहले 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। हो सकता है कि पहले 5 आ जाए और फिर 4 आ जाए और फिर 6 आ जाए। हो सकता है 6, 4 और 5 हो जाए। हो सकता है कि 6, 5 और 4 हो जाए। और कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इसकी टोटली जो है कितनी बन जाएंगे? और पॉसिबिलिटी है, और कौन कौन सी पॉसिबिलिटी? चलिए फिर भी कोई बात नहीं, आप पॉसिबिलिटी अगर इसकी हो सकती है तो आप निकाल लीजिएगा। तो हमें इसमें हमने किया क्या है? हमने जो पर्सन सेलेक्ट हुए है ना, यानी कि ये 3 पर्सन सेलेक्ट हुए, इसकी कॉम्बिनेशंस बनाए। कभी किसी को आगे लिख दिया, कभी किसी को आगे लिख दिया, कभी किसी को आगे लिख दिया, 5वें को पहले दूसरे पे डाल दिया, फिर पहले पे डाल दिया, फिर आखिरी पे डाल दिया, 4th को पहले आखिरी पे, फिर दूसरे पे, पहले पे। हमने क्या किया? सिलेक्टेड पर्संस के एक कॉम्बिनेशंस बना लिया। सिलेक्टेड पर्संस की कॉम्बिनेशंस बनाई है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, सिलेक्शन तो यहां हो चुका है। तो जिस प्रोसेस के तहत इन लोगों के कॉम्बिनेशंस निकलेंगे, ये सभी कॉम्बिनेशन जो ही तो कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो ये जो प्रोसेस कहलाएगा, ये जो कहलाएंगे, इसे बोलेंगे कॉम्बिनेशन। इस प्रोसेस में किसी का भी सिलेक्शन नहीं होता। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास आर्न है, एक आर्न बैग है, और उसमें 4 रेड है और 4 ही ब्लैक है, 4 ही ब्लैक है। आपने क्या करा? आपने इसमें से एक रेड और एक ब्लैक बॉल निकाली, एक रेड और एक ब्लैक। देखिए अब आप सिलेक्शन करेंगे, इन 4 में से कोई उठाएंगे। देखो 4 है ना, यहाँ पे 4 रेड है, तो रेड 1, रेड 2, रेड 3, रेड 4। अब हो सकता है कि आप रेड 1 उठाओ, रेड 1 का सिलेक्शन हो सकता है, रेड 2 का भी सिलेक्शन हो सकता है, रेड 3 का भी सिलेक्शन हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, ऐसे ब्लैक में भी हो सकता है। तो अब जब यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे ना इन दोनों में से, एक यहाँ से एक यहाँ से, क्या कहलाएगा? परम्यूटेशन। मान लिया कि मैंने रेड 1 और एक ब्लैक 2 इनको सिलेक्ट किया, ये तो परम्यूटेशन हो गया। कॉम्बिनेशन बढ़ाओ, हो सकता है पहले रेड 1 फिर ब्लैक निकली हो सकता है कि ब्लैक पहले और रेड बाद में, ये कॉम्बिनेशन है। इसमें सिलेक्शन नहीं हो रहा, सिलेक्शन यहाँ परम्यूटेशन था, कॉम्बिनेशन था।
ठीक है। और जो कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है बच्चों, वो होता है NPR। फार्मूला होता है n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। और जो हमारा कॉम्बिनेशन का फार्मूला होता है वो होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। समझ गए? ये फार्मूला किसका है? परम्यूटेशन का। ये फार्मूला किसका है? कॉम्बिनेशन का। हम इन फार्मूलों का इस्तेमाल कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर। बाकी मैंने आपको समझा दिया कि परम्यूटेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, इसका इस्तेमाल हम लोग प्रोबेबिलिटी में करेंगे। यही कारण था कि आपको ये सिखाया जा रहा था। अब हम लोग जिसकी बात करने जा रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उस आर्टिकल का नाम है यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स और मे बी 3 एंड n सेट, ठीक है। देखते हैं मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे जिस आर्टिकल्स के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं वो एक तो है यूनियन और इंटरसेक्शन। हम लोग इन दोनों आर्टिकल्स को अब स्टडी करेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखना, ये आर्टिकल्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी के अंदर। तो यूनियन और इंटरसेक्शन के रिगार्डिंग हम लोग बात करते हैं। क्या ध्यान से देखिएगा कि हमने मान लिया कि एक सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। एक सेट हमने क्या मान लिया? ए मान लिया। दूसरा सेट हमने बी मान लिया। मान लीजिए वो है 4 5 6 7 8 एंड 9। और जो हमें निकालना है वो है यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन एंड इंटरसेक्शन, इसके अंदर एक आधा एलिमेंट और बढ़ा लीजिए। मान लीजिए 11 12 और 13 कर लिया, ठीक है। ये ए है, ये बी है, और हमें यहीं से मैं कोशिश करूंगा कि आपको यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों समझा दी जाए। तो प्यारे बच्चों, जब मैं निकालने जाऊंगा यूनियन ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी नहीं है मैं इसमें कुछ भी लिख रहा हूं, मैं तो आपको सिर्फ सिखा रहा हूं क्या? यूनियन निकालना, यूनियन निकालना सिखा रहा हूं। ए यूनियन बी कैसे लिखते हैं? देखिए, जिन दो सेट्स की यूनियन आपको बनानी है उसमें पहले ए सेट पूरा लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने क्या किया? मैंने एक सेट ए पूरा लिख लिया। उसके बाद बी भी लिखिए, बस रिपीट नहीं करना। जैसे कि 4 मैं लिखूं, यहाँ पे नहीं लिखना क्योंकि लिख चुका हूं मैं। 5 लिखूं नहीं, 6 नहीं, 7 भी नहीं, 8 भी नहीं, 9 भी नहीं, 10 भी नहीं। तो 10 भी नहीं लिखना क्योंकि मैं यहाँ पे लिख चुका हूं। बच गया कौन? देखिए क्या बच गया? 11, वो यहाँ लिख दिया। क्या बच गया? 12, वो भी लिख दिया। क्या बच गया? 13, वो भी लिख दिया। यानी कि पहले ए के सभी एलिमेंट्स लिखिए, उसके बाद बी के भी सभी एलिमेंट्स लिखने हैं। बस ध्यान रखना है कि बी में वो एलिमेंट यूनियन में नहीं लिखने जिसको मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं। जैसे इसमें 4 5 6 7 8 9 ये सभी एलिमेंट्स मैं यहाँ पे पहले से लिख चुका था, इसलिए मैंने इनको नहीं लिखा दोबारा से। 11 12 और 13 लिखा क्योंकि वो इसमें नहीं था। समझ गए? इस तरीके से तो क्या निकलता है प्यारे बच्चों? क्या निकलता है? यूनियन निकलता है। अगर मैं इसको आपको वेन डायग्राम के माध्यम से समझाऊं तो कुछ इस तरीके से है। ये ए रहा, ये आपका बी रहा, ये आपका ए है और ये आपका बी है। और हमें बनाना है क्या? हमें सिखाना है यूनियन निकालना है, यूनियन। तो हमें क्या आपको सिखाया गया कि पहले ए के पूरे को मार्किंग कीजिए और फिर बी को भी मार्किंग कीजिए, तो फिर हमारा यूनियन क्या निकलेगा? ये पूरा ही यूनियन के अंडर में आ जाएगा, यानी कि ए बी और बी भी। प्यारे बच्चों, अगर मैं इसी एग्जांपल से आपको इंटरसेक्शन निकालने सिखाऊं तो इंटरसेक्शन जो निकलता है वो कुछ इस तरीके से निकलेगा कि आपको सिर्फ वही एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों में कॉमन है। देखिए कॉमन है, सभी को नहीं लिखना, कॉमन को लिखना है। देखिए कैसे? 4 इसमें है, इसमें भी है, 5 इसमें है, इसमें भी है, 6 इसमें है, इसमें भी है, 7 इसमें है, इसमें भी है, 8 भी है, 9 भी है, 8 भी है, 9 भी है। तो यही सब लिखने हैं। 4 5 6 7 8 और 9। देखो बाकी तो कोई कॉमन एलिमेंट ही नहीं है। यही 6 एलिमेंट ऐसे थे जो इसमें भी थे और इसमें भी थे, इसीलिए ये गए इंटरसेक्शन में। तो इंटरसेक्शन का अगर हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं तो आपको वही चीजें लिखनी है जो दो कॉमन है। कॉमन कौन है? देखिए यही तो कॉमन है ना? यही एरिया तो कॉमन है जो ए में भी है और बी में भी है, ए में भी है और बी में भी है।
तो प्यारे बच्चों ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो हमें क्या है जो हम इसमें से सीख सकते हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन। और भी है एक, उसको हम लोग बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट, बट उसका इस्तेमाल जब हम लोग करेंगे कॉम्प्लीमेंट्स का, मैं वो आपको तभी समझा दूंगा। अभी हमने जो देखना था वो हमारा टारगेट था यूनियन समझाना और आपको इंटरसेक्शन बताना, वो हो चुका है। अब हम लोग एक और बेसिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं क्या करें। पहले बच्चों जो 3 और इंपॉर्टेंट टर्म्स का जो प्रोबेबिलिटी में इस्तेमाल होता है उनमें से पहली है एग्जॉस्टिव इवेंट्स, दूसरी है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और तीसरी है इक्वली लाइकली आउटकम, या इसको भी इवेंट बोल सकते हैं। इवेंट्स कर लीजिए, वो ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, इवेंट्स ज्यादा सूट करेगा। अगर हम लोग इन 3 टर्म्स के बारे में बात करें, देखिए बहुत आसान है। मान लीजिए कि आपने एक डाई को थ्रो किया, तो जो सैंपल स्पेस रहेगा उसको ऐसे दिखाते हैं, और सैंपल स्पेस कुछ ऐसा रहेगा 1 2 3 4 5 एंड 6। पहले बच्चों ये सैंपल स्पेस रहेगा। मैंने आपको बोला कि इवन एक इवेंट है। इवन क्या है? एक इवेंट है जिसके अंदर क्या आ रहा है? ओड नंबर आ रहा है। ओड नंबर आया है ऊपर की तरफ, ऊपर वाले फेस के ऊपर ओड नंबर आया है। तो और E2 जो है वो भी एक इवेंट है जिसके अंदर आपका कौन सा नंबर ऊपर आया है? इवन नंबर जो है वो ऊपर वाले फेस में आ गया। तो अगर मैं सैंपल स्पेस में से इनको छांट करके अलग करूं E1 E2 इवेंट को, तो जो हमारा इवन इवेंट रहेगा E1, तो वो भी एक सेट रहेगा। क्या आ रहा है? ओड नंबर। क्या आ रहा है? ओड नंबर। तो देखिए छटाई कीजिए कौन कौन है ओड। 1 3 और 5, 1 3 और 5, ये क्या है आपका ओड नंबर है। कर दे सेलेक्ट। E2 क्या था? इवन नंबर। तो हमने यहां से इवन नंबर्स को ले लिया, तो इवन नंबर क्या हो जाएंगे? 2 4 6, ये क्या हो गया? इवन नंबर हो गया ना। 2 4 6 इवन ही तो हो गया। देखिए एक सैंपल स्पेस था, उसमें एक इवेंट इवन गिवन था ओड नंबर का, एक इवेंट E2 गिवन था इवन नंबर का, उसकी सिलेक्शन कर ली, इसकी सिलेक्शन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों जब दोनों इवेंट की मैं यूनियन बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा? यूनियन। तो मैंने अभी आई थिंक 2 से 3 मिनट पहले ही शायद आप लोगों को सिखाया भाई यूनियन कैसे निकालते। देखिए कैसे निकालेंगे। 1 3 5 पहले सेट को पूरा लिख लीजिए, और दूसरे को ना रिपीट नहीं करना, और दूसरे को भी पूरा लिखना है। तो देखिए ये तो यही है ना, ठीक है। और ये अपने आप में क्या है? अरे ये सैंपल स्पेस ही तो है। हमने क्या देखा? E1 एक इवेंट था, E2 एक इवेंट था, E1 E2 की जो यूनियन है वो ये निकली। ये अपने आप में तो सैंपल स्पेस है। देखिए सैंपल स्पेस ये और ये तो है, बस थोड़ा सा एलिमेंट आगे पीछे तो है। क्या फर्क पड़ता है? सेट तो यही है। यानी कि अगर किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर जो इवेंट्स हो रहे हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, यहां पे हमने 2 ले लिए। अगर किसी एक्सपेरिमेंट्स के अंदर मान लीजिए 2 इवेंट हो रहे हैं, सिर्फ 2 ही हो रहे हैं, और दोनों इवेंट्स की जो यूनियन है वो सैंपल स्पेस के बराबर ही आ जाता है, तो इस तरह के इवेंट्स को क्या बोलते हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट्स। यानी कि अगर आपका E1 यूनियन E2 क्या आ जाता है? खुद सैंपल स्पेस आ जाता है, तो उस तरह के इवेंट्स को क्या बोलते हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलते हैं। एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है। अच्छा, तो अच्छी बात है। तो अब हम लोग जो बात करेंगे वो होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के बारे में बात करते हैं, वो भी मैं यहीं से समझाऊंगा। थोड़ा सा पेज है, इसको मैं रब कर देता हूं। देखिए मान लीजिए कि ये सैंपल स्पेस था, E1 E2 2 एक्सपेरिमेंट थे, उनके हिसाब से हमने सेट भी बना लिया। हमने देखा कि इस एक्सपेरिमेंट या फिर इन इवेंट्स के अंदर कुछ भी कॉमन है। देखिए इंटरसेक्शन क्या है
क्या इसमें कोई ऐसा एलिमेंट है जो इसमें हो, या इसमें कोई ऐसा एलिमेंट है जो इसमें हो? नहीं है ना। तो इनका जो इंटरसेक्शन है वो तो एम्प्टी होगा। ये एम्प्टी के निशान है बच्चों, एम्प्टी यानी कि खाली, कुछ भी नहीं है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यानी कि उस तरह का इवेंट जिसमें इंटरसेक्शन क्या हो जाती है, एम्प्टी हो जाती है, उस तरह के इवेंट्स को बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। यानी कि इसकी जो डेफिनेशन रहेगी वो रहेगी E1 इंटरसेक्शन E2 अगर क्या हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है, खाली, कुछ भी नहीं आता कॉमन, तो हम उस तरह के इवेंट्स को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद आपको ये टर्म भी समझ में आ जाए। अब जो लास्ट टर्म है ये क्या है, देखिए इक्वली लाइकली, नाम से समझ में आ रहा है, इक्वली लाइकली यानी कि जो जिसके आने की संभावना सेम हो। एग्जांपल, आपने एक सिक्का उछाला, ठीक है, हेड आने की संभावना और टेल आने की संभावना 50-50 है, कुछ नहीं कर सकते, जितने चांस हेड के हैं उतने ही चांस टेल के हैं। तो इस तरह के इवेंट्स को जहां पे सभी की जो प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, चांसेस है, वो बराबर होते हैं, उस तरह के इवेंट्स को बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स या फिर इवेंट्स। आपने डाई फेंक की, क्या गारंटी 6 आएगा, क्या गारंटी है 2 आएगा, क्या गारंटी 1 आएगा, बराबर हो सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 4 भी, सबके चांसेस बराबर है। इस तरह के आउटकम्स को, इस तरह के इवेंट्स को, इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स को इक्वली लाइकली आउटकम्स, इवेंट्स या एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। उम्मीद आपको ये तीनों चीजें जो है समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे की कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आज ही सारा बेसिक जो है मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जो यूज होने वाले हैं, वो सभी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ में, और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं जो और इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स की। प्रोबेबिलिटी के अंदर जो ज्यादातर चांसेस में 2 ही रूल चलते हैं, और 2 ही रूल ही आते हैं एग्जाम में, और कम से कम ग्रेजुएशन लेवल तक तो इतने ही रूल है। इसमें से जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, उनमें से एक होता है एडिशन रूल, और जो दूसरा रहेगा वो रहेगा मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेशन का रूल, ठीक है प्यारे बच्चों। 2 रूल्स इसके अंदर लग जाते हैं। लगभग 99% जो क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में, जो कंपटीशन के एग्जाम्स में और ग्रेजुएशन के, और जो हमारे प्लस 2 के जो भाई हैं उनके एग्जाम्स में आते हैं, उनमें ये होते हैं एडिशन रूल होता है, दूसरा होता है मल्टीप्लिकेशन रूल। प्यारे बच्चों, एडिशन रूल के अंदर भी अंदर फर्दर 2 कैटेगरी होती हैं। जो पहली कैटेगरी होगी वो होगी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और जो दूसरी कैटेगरी होगी, जो दूसरी कैटेगरी रहती है हमारी, वो होती है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और बच्चों इधर भी जो 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, पहला होता है इंडिपेंडेंट इवेंट, और दूसरा होता है डिपेंडेंट इवेंट। डिपेंडेंट इवेंट हम लोग इसको स्टडी भी कर चुके हैं लगभग। ये वर्ड्स जो है ना, ये दोनों तो नाम से ही समझ में आ जाती है। और म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में आपको बता चुका हूं, जो इसका उल्टा होगा वो नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होगा। ये सब चीजें हमें वैसे भी थोड़ा नाम से ही हमें अंदाजा लगता है भी हमारे चैप्टर के इसमें जो आर्टिकल है इसमें क्या चलता है। देखिए इसकी जो पहचान है, अगर आपके पास लिखा होगा कि दोनों में से कोई भी, यानी कि ए की प्रोबेबिलिटी बताओ या बी की बताओ, दोनों की नहीं, एक साथ नहीं, या तो ए की या बी की, समझ गए, या तो ए की या बी की, या दोनों में से किसी एक की, कम से कम एक की। तो मतलब इस तरह की जो प्रोबेबिलिटीज होती हैं वो एडिशन रूल से होते हैं, यानी कि दोनों में से एक भी। तो इसके लिए हम याद रखेंगे कि दोनों में से एक भी, यानी कि दोनों में से एक भी की अगर प्रोबेबिलिटी पूछता है ना, दोनों में से कोई एक भी की बजाय ना आप इसको लिखिए कि दोनों में से कोई एक,
ये ज्यादा परफेक्ट रहेगा। तो दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक, ये बिल्कुल ठीक है। दोनों में से कोई एक, यानी कि या तो ए या बी। तो होगा कैसे, यानी कि ए यूनियन बी, ये है दोनों में से कोई एक, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। आपको पहचान कैसे होगी, यानी कि दोनों में से एक की प्रोबेबिलिटी बताओ, यानी कि वो आपको दे देगा कोई इवेंट, कहेगा ए की प्रोबेबिलिटी बताओ, कहेगा बी की बताओ, कहेगा यूनियन बताओ। तो उस तरह के सभी जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं और उसके अंदर एडिशन का रूल चलेगा और रूल ये रहेगा, ठीक है। अब नॉट म्यूचुअल, जाहिर सी बात है कि जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे वो कैसे होंगे, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। इस कैटेगरी के अंदर क्या होता है कि P ऑफ A यूनियन B जो रहेगा वो रहेगा P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। जो इस कैटेगरी में आ गया, यानी कि नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में है, उसमें हम कहेंगे P ऑफ A यूनियन B का जो फार्मूला रहता है वो रहता है P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आ गया आपका इंडिपेंडेंट इवेंट। देखो नाम से पता चलता है कि इंडिपेंडेंट है। देखिए आपने एक डाइस लिया, थ्रो किया, 5 आ गया, दूसरी बार डाइस थ्रो किया, तो जो पहले 5 आया था उससे अब थ्रो पे क्या असर पड़ने वाला है, कुछ भी नहीं, है ना। यानी कि जो इवेंट पहले हो चुका है और जो इवेंट अब हो रहा है इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, सिवाय इसके कि ये एक ही सैंपल स्पेस के हैं। फर्क नहीं पड़ना चाहिए इनके ऊपर एक दूसरे का। जैसे कि आपने पहले एक कॉइन उठाया, उसमें हेड आ गया, अब आपने फिर से उछाला, तो बताइए इस हेड का और आने वाले हेड या टेल से क्या लेना देना है, कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बार हेड भी आ सकता है, दूसरी बार टेल भी आ सकता है ना। क्या फर्क पड़ता है कि पहली बार हेड आया या टेल आया। हर बार जब आप कॉइन उछालेंगे, हर बार जब आप कॉइन को टॉस करेंगे तो उसमें पहले वाली पॉसिबिलिटीज का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ यही कह सकते हैं कि हम ये सभी को एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे ले रहे हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। यानी कि जो हम जैसे मतलब हमने हेड ले लिया, दूसरी बार टेल भी आ सकता है, क्या जरूरी है, हेड भी आ सकता है, हम नहीं कह सकते। यानी कि जो यहां पे आने वाला है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। इसके होने ना होने से इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह के इवेंट्स को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट देखो साफ पता चला, इंडिपेंडेंट है भाई, असर नहीं पड़ रहा, पहले जो इवेंट हुआ था उससे अब वाले इवेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है, यहां पे फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। देखिए कैसे फर्क पड़ेगा। मान लीजिए मेरे पास 52 कार्ड्स थे, 52 कार्ड्स, मैंने क्या किया, इसमें से एक किंग निकाल दिया। तो किंग कितने होते हैं, किंग कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी किंग के आने की कितनी हो जाएगी, 4/52। अरे टोटल किंग 4 ही तो होते हैं, तो 4/52 आ गया। अब हमने क्या किया, जो किंग हमने यहां से निकाला था उसको वापस डेक में नहीं डाला, हमने क्या किया, इस किंग को उठा करके साइड में रख दिया। अब हम फिर से किंग निकाल रहे हैं, या फिर मान लो क्वीन निकाल रहे हैं। तो अब हम निकाल रहे हैं क्या, क्वीन निकाल रहे हैं प्यारे बच्चों। क्वीन कितनी है उसके अंदर, 4 है, क्योंकि वो तो बाहर गई नहीं, गया तो बाहर किंग था ना, उसके अंदर क्वीन तो भी 4 है। मगर टोटल जो पत्ते थे वो कितने रह गए, वो रह गए कितने, 51, क्योंकि किंग जो 52वां पत्ता था वो अब बाहर है। तो यहां कितने आ गया, 51। देखिए यहां कितना था, 52, यहां कितना आ गया, 51, फर्क पड़ गया। तो इस तरह के इवेंट्स को डिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं, डिपेंडेंट। और ये जो पार्ट होता है, ये पार्ट, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंडर में आता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसको भी हम आगे स्टडी करेंगे, इसलिए मैं अब इसको भी थोड़ा गहराई से नहीं बता रहा हूं। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है, सिर्फ डेफिनेशन आपके लिए बोल देता हूं कि प्रोबेबिलिटी किसी काम ए के होने की प्रोबेबिलिटी जब बी ऑलरेडी हो चुका है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। किसी काम ए के होने की संभावना जब बी पहले से ही हो चुका है।
तो इसके लिए जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B। P ऑफ B यानी कि प्रोबेबिलिटी किसके, किसी काम B के होने की, ठीक है। प्रोबेबिलिटी को P ऑफ, जैसे A काम के होने की संभावना P ऑफ A से, B काम होने की संभावना P ऑफ B से, इंटरसेक्शन होने की संभावना P ऑफ। पहले तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के जो एग्जांपल्स रहेंगे वो कुछ ऐसे रहेंगे कि प्रोबेबिलिटी A यूनियन B की, प्रोबेबिलिटी A की और B की, और प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर A और B, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस B। तो ये कुछ इस तरीके के जो कुछ एग्जांपल्स होते हैं जिनसे हमें समझ में आ जाता है कि ये जो होगा ये होगा किसमें से, एडिशन के रूल से होगा। और मल्टीप्लिकेशन रूल तो आपको समझ में आ गया, अगर एक इवेंट के होने से दूसरे इवेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता तो उस तरह के इवेंट्स को क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं, और इनको क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं। जब हमारा क्या होता है कि एक जो है वो दूसरे पे डिपेंड हमारा करता है। कुछ और इंपोर्टेंट टर्म्स का तरफ बढ़ते हैं। जो इंपोर्टेंट टर्म्स अब रह गई हैं वो है प्रोबेबिलिटी का फार्मूला। अभी तक हमने आपको सिर्फ वो टर्म्स बताई हैं जो इस्तेमाल होनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले बच्चे जब आपको ABCD पता होगी तभी तो आप इंग्लिश बोलेंगे। इसी प्रकार से जब आपको बेसिक समझ में आएगा तो जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको बहुत आसान लगने वाली है। पहले बच्चों जो अभी तक हमने नहीं आपको करवाया वो है प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन। तो हमने पहले करवा दी। प्रोबेबिलिटी को लिखते हैं बच्चों P ऑफ A से। प्रोबेबिलिटी किसी काम A के होने की कैसे लिखी जाएगी, P ऑफ A से। और जो इसका फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, क्या रहेगा बताइए। प्रोबेबिलिटी का जो हमारा जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, प्रोबेबिलिटी टोटल नंबर्स ऑफ इवेंट्स फेवरेबल टू A। ठीक है, और टोटल को हटा देंगे तो और ज्यादा रहेगा। ठीक, तो अगर बिल्कुल एक्यूरेट ही आपको करना है तो यहां से टोटल हटा दीजिए, और ज्यादा बिल्कुल एक्यूरेसी आएगी इसके अंदर। तो जो फॉर्मूला रहेगा P ऑफ A का वो रहेगा नंबर्स ऑफ इवेंट फेवरेबल टू A, यानी कि A के पक्ष में कितने इवेंट हैं उनकी गिनती को ऊपर लिखिए, और जो टोटल इवेंट है उनको नीचे लिखिए, और नीचे आएगा टोटल नंबर्स ऑफ इवेंट। ठीक है, जो ऊपर रहेगा वो रहेगा नंबर्स ऑफ इवेंट फेवरेबल टू A, क्योंकि आप P ऑफ A निकाल रहे हैं, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हैं, P ऑफ A निकाल रहे हैं, इसलिए नंबर्स ऑफ इवेंट फेवरेबल टू A ऊपर और टोटल नंबर्स ऑफ इवेंट नीचे। एक एग्जांपल से लूंगा, बिल्कुल शीशे की तरफ मामला साफ हो जाएगा। मान लीजिए आप एक डाइस उठा रहे हैं, आपने डाइस थ्रो करी, A आपने इवेंट ले लिया, इवेंट दैट इवन नंबर कम्स, यानी कि A एक इवेंट है जिसमें इवन नंबर ऊपर वाले फेस पे आ रहा है। तो देखिए A जो अब आपका सेट रहेगा उसमें क्या लेना है, आपको इवन नंबर्स लेने हैं ना। इवन नंबर कौन कौन है, 2 4 6, तो 2 4 6 एक सेट बन गया इवेंट A का, 2 4 और 6। हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी किसकी, A के होने की। क्या रहेगी, देखिए नंबर्स ऑफ इवेंट फेवरेबल टू A, नंबर ऑफ इवेंट्स फेवरेबल टू A। इसमें हर एक 2 भी एक इवेंट है, 4 भी एक इवेंट है, 6 भी एक इवेंट है, काम ही तो है इवेंट, यानी कि घटना। 2 आना भी एक घटना है, 4 आना भी एक घटना है, 6 आना भी एक घटना है। तो कितनी घटना जो है इस A इवेंट के फेवर में है। A ने क्या बोला था, इवन नंबर होना चाहिए, 2 भी इवन है, 4 भी इवन है, 6 भी इवन है, यानी कि ये तीनों की तीनों क्या है, फेवरेबल ही तो है A के, इसीलिए इनकी संख्या गिनो, 1 2 3, कितने टर्म्स हैं, 3। नीचे क्या आना चाहिए, टोटल नंबर्स ऑफ इवेंट। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट देखिए सैंपल स्पेस में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो टोटल नंबर्स ऑफ इवेंट होते हैं। कितने हैं, 6, तो 6, तो कितना जाएगा 1/2। प्यारे बच्चों ये है प्रोबेबिलिटी, इसके अलावा कुछ खास नहीं है। वो टर्म्स आपको ध्यान रखनी है, काम तो यही करना है ना।
वो टर्म्स आपको क्या करेंगे, वो जो टर्म्स मैंने अभी आपको सब बताई है वो आपके काम को आसान करेगी और आपको प्रोबेबिलिटी डीप से समझ में आएगी। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, मान लिया कि आपने दो कॉइन को टॉस किया, दो कॉइन, तो जो आपका सैंपल स्पेस रहेगा वो क्या रहेगा, हेड हेड, क्या रहेगा, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड, ये चार रहेंगे। बी एक इवेंट है, एट लीस्ट वन हेड, यानी कि कम से कम क्या होना चाहिए, एक हेड, कम से कम एक हेड है, यानी कि दो हेड भी हो सकते हैं, एक तो है ही है। तो यानी कि अगर मैं इस बी का एक सेट बनाना चाहूं तो उसमें कम से कम एक वाले उठा लो, यानी कि देखिए कम से कम मतलब क्या है कि दो भी हो सकता है, कम से कम एक है तो दो भी अलाउड है। इसमें देखिए एक हेड है और इसमें देखिए एक हेड है। एक यही केस था जिसमें एक भी हेड नहीं था, तो इसको मैं बी में नहीं लूंगा क्योंकि बी जो है वो एटलीस्ट वन हेड, यानी कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए। तो मुझे अब निकालना है प्रोबेबिलिटी किसके, काम बी के होने की। अब प्रोबेबिलिटी क्या है, नंबर्स ऑफ इवेंट्स फेवरेबल टू बी। भाई बी के फेवर में कितने खिलाड़ी हैं, एक खिलाड़ी, दो खिलाड़ी, तीन खिलाड़ी, तो जो तीन खिलाड़ी हैं वो बी के फेवर में हैं, तो तीन ऊपर। और टोटल कितने खिलाड़ी थे, एक दो तीन चार, कितना आ जाएगा 3/4, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी प्यारे बच्चों हम लोग इसको जो है प्रोबेबिलिटी को, जो डेफिनेशन, जो ये वाली डेफिनेशन है सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये जिसको आती है वो प्रोबेबिलिटी बहुत आसानी से कर सकता है उन टर्म्स की सहायता से। और देखिएगा थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी ए की, प्रोबेबिलिटी किसी काम ए के होने की संभावना मान लीजिए 3/4 है, किसी काम ए के होने की संभावना 3/4 है। मैं आपको कहता हूं कि आप प्रोबेबिलिटी ए काम के ना होने की निकालिए। होने की गिवन है 3/4, ना होने की कैसे निकलेगी, 1 माइनस पी ऑफ ए, यानी कि अगर मैं होने की प्रोबेबिलिटी को एक में से घटा दूंगा तो जो आएगा वो आएगा ना होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि कितना हो जाएगा 1 माइनस 3/4, कितना हो जाएगा 4 माइनस 3/4, कितना हो जाएगा 1/4। तो ए के ना होने की संभावना कितना है, 1/4। ठीक है, अगर मुझे बी काम के ना होने की संभावना कितनी है, 1/4 गिवन है, बी बार ना होना, कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं इसको, ना होना, पी ऑफ बी बार कितनी है 1/4, मैंने कहा बी काम नहीं होगा इसकी संभावना 1/4 है, तो बी के होने की संभावना बताओ, 1 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा 3/4, तो ये काम होने की संभावना है। अगर हम होने की संभावना को 1 में से घटा देंगे तो ना होने की संभावना आएगी, और अगर हम किसी काम के ना होने की संभावना को 1 में से घटा देंगे तो होने की संभावना आएगी। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको आज का सेशन सारा समझ में आया होगा। आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सभी के साथ शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।